चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 25 बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी की नजर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कभी भी एनसीबी उन 25 सितारों को जिनका नाम ड्रग्स माफिया में सामने आया है, ड्रग्स कनेक्शन में जिनका नाम सामने आया है, ऐसे 25 बॉलीवुड के सितारे जो इस पूरे मामले में फिलहाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कभी भी समन भेजा जा सकता है। लेकिन आपको अपडेट कर देते हैं, इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए साइन अस्पताल ले जाया जा चुका है। वहां पर उनका मेडिकल होगा और उसके बाद उनकी पेशी भी आज होनी है। कोर्ट में आज ही उनकी भी पेशी करवाई जाएगी। इससे पहले खबर ये आ रही थी कि कल उनकी पेशी हो सकती है, लेकिन आज ही उनकी पेशी की खबर भी सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार बड़ी तेजी से एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। 4 दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती के भाई और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद दीपेश को भी गिरफ्तार किया गया और अब एक और ये बड़ी गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 बॉलीवुड सितारों पर भी एनसीबी की नजर है और कभी भी एनसीबी की तरफ से उन्हें समन भेजा जा सकता है और पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी नितिन, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को आज जो है करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अटकलें पहले लिए लगाई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी संभव है, लेकिन जिस तरह से एनसीबी लगातार रिया चक्रवर्ती को उन चैट और तमाम दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ कर रही थी। हालांकि एक एसआईटी की टीम बनाई गई थी। एसआईटी की टीम ने ये तमाम अटकलें लगाई जा रही कि एसआईटी की टीम जो है लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, तमाम जो दस्तावेज है उसको खंगालेगी, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर तौर पर ऐसा ही हुआ। रिया चक्रवर्ती को आज तीसरे दिन जो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से जो उनको मुंबई के सायन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आज ही रिया चक्रवर्ती को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनको कितने दिन की रिमांड मिलती है वो नहीं, लेकिन एक बात तय है कि कम से कम 5 दिन की रिमांड जो है एनसीबी डिमांड करेगी। लेकिन कितने दिन की रिमांड मिलती है, हालांकि एक दिन के बाद ही है जो तमाम जो आरोपी पकड़े गए हैं, अब तक 9 आरोपी पकड़ा गया है, उनको जो है 9 सितंबर तक जो है पुलिस एनसीबी की रिमांड मिली है। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी चाहेगी कि कम से कम ज्यादा वक्त मिले और पूछताछ मिले। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने उन 25 बॉलीवुड सितारों के नाम जो है बताए हैं, उसको लेकर लगातार एनसीबी जो है दबिश कर रही है कि आने वाले समय में जल्दी ही एनसीबी उनको समन पेश करेगी और एक एक करके जिस तरह के एनसीबी ने कैटेगरी बनाई ABC, उसके तहत पूछताछ करेगी। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि जिस तरीके से यह कहा जा रहा था कि एनसीबी की तरफ से अधिकारी सामने आकर के मीडिया को संबोधित करेंगे और इस पूरे मामले में जानकारी दी जाएगी कि किस आधार पर रिया की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, रिया की गिरफ्तारी जो है एनडीपीएस के तहत की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एनडीपीएस में सेक्शन होते हैं, किस तरह के सेक्शन लगाए गए हैं। अगर रिया के खिलाफ जो है 8C के सेक्शन लगाए गए तो रिया को 6 महीने की सजा होगी। रिया के खिलाफ 27 और 28 के तहत मामले दर्ज किए गए तो जाहिर तौर पर रिया को 10 साल की सजा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि एनडीपीएस और एनसीबी ने किन किन धाराओं के तहत रिया को अरेस्ट किया है। मामला ये उठता है कि अगर 8C के तहत दर्ज किया गया मामला, तो उसमें कितनी रिकवरी दिखाई गई है, किस तरह के दस्तावेज है, तो तमाम चीजें सामने हैं। ये सारी चीजें एनसीबी जो है अब अदालत के सामने पेश करेगी। हालांकि रिमांड कॉपी से साफ हो पाएगा कि रिया चक्रवर्ती को कितने महीने की, कितने साल की सजा है। तो तमाम चीजें डिपेंड करती कि एनसीबी के ऊपर। जी फिलहाल मेडिकल के लिए अस्पताल जो है वो लेकर के पहुंच चुकी है एक टीम, और कितनी देर में अब वहां से वापस वो निकलेंगे और कब तक अब जो पेशी की जानी है कोर्ट में वो किस तरीके से की जाएगी? इतन देखिए, सिर्फ रिया चक्रवर्ती का मेडिकल नहीं है, बल्कि उनके बाकी जो साथी हैं, यूं कहे तो आरोपी है, उनका जो है मेडिकल होगा। हालांकि एक मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है। ऐसे में 4 लोग हैं रिया चक्रवर्ती के अलावा, जो है सौविक है, मिरांडा है, उसके बाद जैद है और उसके बाद जो है दीपेश है। तो जाहिर तौर पर सबकी जो है मेडिकल जांच होगी। तो ऐसा माना जाए कि कम से कम 1 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद कम से कम 45 मिनट का वक्त लगेगा जब उनको अदालत में पहुंचने में टाइम लगेगा। हालांकि पूरा मामला जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा, क्योंकि अदालत ने पहले दिन ही कह दिया था कि किसी भी आरोपी की पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। तो जाहिर तौर पर एनसीबी ने पूरी तैयारी कर रखी है।
मेडिकल के बाद जो है रिया चक्रवर्ती और उनके तमाम साथियों को जो है एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। अब अदालत ये तय करेगी कि रिया चक्रवर्ती और उनके बाकी साथियों को कितने दिन तक रिमांड दी जाती है। जी तो कहीं ना कहीं अब रिया को कोर्ट में सीधे पेश नहीं किया जाएगा, पहले एनसीबी के दफ्तर रिया को ले जाया जाएगा और वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उनकी पेशी करवाई जाएगी। जी, जाहिर तौर पर पहले भी अदालत ने मजिस्ट्रेट ने तय कर दिया था कि क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी भी आरोपी की पेशी की जाएगी। क्योंकि मामला यहाँ एनडीपीएस का है और एनसीबी का है, तो पहले भी एनसीबी को यह हिदायत दे दी गई थी मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तमाम सुविधाएं जो होती है उसको उपलब्ध करवाइए। इसको लेकर एनसीबी बेखूबी तैयार है और आने वाले समय में रिया चक्रवर्ती और उनके तमाम साथियों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश करेगी। जिस तरह से अदालत का अग्रिम जो आदेश होगा उसको एनसीबी को मानना होगा। जी सत्यप्रकाश, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि अब तक जितनी भी लंबी पूछताछ अभी तक हो चुकी है हालांकि रिया से, तो ऐसे में क्या कुछ अहम खुलासे रिया चक्रवर्ती, शौविक और मिरांडा की तरफ से किए गए हैं जिनकी वजह से अब ये तीनों हिरासत में लिए जा चुके हैं और अब रिमांड पर भी हैं, बाकी के जो अन्य आरोपी हैं, और रिया चक्रवर्ती को भी अब रिमांड पर लिया जाएगा? जाहिर तौर पर जिस तरह से एनडीपीएस के तहत जो है दीपेश और मिरांडा और शौविक को गिरफ्तार किया गया है और आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, करीब 20 घंटे की पूछताछ हुई थी। ऐसे में सभी के स्टेटमेंट को मिलाया जाएगा। उसके बाद जो है जिस तरह की शौविक और रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट दिया है और तमाम 25 लोगों को बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनका नाम दिया है, जाहिर तौर पर एक एक करके जिस तरह से एनसीबी ने कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी ए, बी और सी, तो जाहिर तौर पे पहले सी से शुरुआत की जाएगी और उन तमाम सेलिब्रिटी या बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम वो किरदार को बुलाया जाएगा जो कहीं ना कहीं ड्रग्स मामले से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर वक्त लगेगा, लेकिन सबको जो है एनसीबी दफ्तर में हाजिर होना होगा और सबकी हाजिरी लगेगी तो तमाम उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जी सत्यप्रकाश, क्या अभी तक उन 25 लोगों के नाम अभी तक क्या सामने आ पाए हैं किसी के भी? देखिए 25 नाम सामने आ गए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है अभी किसी का नाम लेना लाजमी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास सारी वो लिस्ट है जो सबके नाम है। लेकिन जिस तरह से एनसीबी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि किसी का नाम नहीं लिया जाए, क्योंकि एनसीबी उनको तलब करेगी, उनको पूछताछ करेगी। हालांकि ये प्रोटोकॉल है और एनसीबी के पूछताछ है, देश की बड़ी एजेंसी है, ऐसे में किसी का नाम लेना लाजमी नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में जाहिर तौर पर सबका नाम सामने आएगा और सबको एनसीबी के सामने पेश होना होगा। जी सत्यप्रकाश, ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि 25 लोगों के नाम अब सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में कब तक उनको समन भेजा जा सकता है, कब तक पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है? देखिए एनसीबी ने जिस तरह से लिस्ट बनाई है और एनसीबी ने जिस तरह से कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी ए में बड़े सितारे होंगे, कैटेगरी बी में उनसे छोटे सितारे होंगे, कैटेगरी सी में वो चाहे टीवी चैनल के तमाम जो किरदार रहेंगे। तो जाहिर तौर पे एनसीबी तय करेगी कि पहले ए को बुलाना है या सी को बुलाना है, लेकिन जिस तरह से मालूमात जानकारी मिल रही है कैटेगरी सी को पहले बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद कैटेगरी बी को बुलाई जाएगी, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाएगा, उनके दस्तावेजों की एसआईटी टीम जो है जांच करेगी। उसके बाद कैटेगरी ए को बुलाया जाएगा जिसमें तमाम बड़े बॉलीवुड सितारे हैं, जिसका नाम रिया चक्रवर्ती और शौविक ने ऑलरेडी एनसीबी को दे दिया है। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। आप तमाम जो गतिविधियां वहां पर हो रही हैं उन पर नजर बनाए रखिएगा। हम फिर से आपके पास रुक करेंगे और दर्शकों को जो है तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर आज की सामने आ रही है और अब उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है और उसके बाद उनके कोर्ट में आज ही पेशी भी की जाएगी, उनको रिमांड पर एनसीबी लेगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक चल रही है और बैठक में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर के मंथन किया जा रहा है। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद यहां पर निर्माण से जुड़े हुए लोगों के आवागमन के मद्देनजर ये सुरक्षा समीक्षा बैठक हो रही है और इस अहम बैठक में एडीजी सुरक्षा वीके सिंह, राम जन्मभूमि सुरक्षा सलाहकार के शर्मा, आईजी पीएससी और डीआई पीएससी, आईजी सीआरपीएफ और एडीजी जोन, आईजी अयोध्या रेंज और डीआईजी एसएसपी समेत कई उच्च अधिकारी इसमें शामिल हैं। और पहले ये बैठक राम जन्मभूमि परिसर से सटे हुए मानस भवन में होती थी, जिसका आधार हिस्सा जो है वो गिराया जा रहा है और ऐसे में इस बार बैठक का स्थान बदल करके देवकाली बाईपास
इलाके के ताराजी रिजॉर्ट में कर दिया गया है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये साफ शब्दों में कहा है कि राम मंदिर परिसर की सुरक्षा सरकार के जिम्मे रहेगी और राम मंदिर विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट है और इसलिए इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए किसी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के अब जो गतिविधियां वो तेज हो चुकी हैं और ऐसे में नींव की खुदाई भी वहां पर शुरू हो चुकी है। जो नक्शे पास करवाए जाने थे वो नक्शे भी पास हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जो है राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर के भी तमाम बैठकें जो हैं वो बैठकों का दौर जो है वो जारी है और ऐसे में जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं और स्थायी सुरक्षा समिति है जो गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। गौरव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल बैठक के बारे में? क्या बैठक खत्म हो चुकी है या अभी भी जारी है? देखिए हितेन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर के आज नींव की खुदाई करनी थी और वहां पर आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से बैठक चल रही थी वो बैठक तो खत्म कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और जो इंजीनियर है जिसको जो है भूमि पूजन जो मंदिर निर्माण करना है उसको लेकर के बैठक अभी भी जारी है। जी, तो जिस तरीके से जो बैठक आज हुई है सुरक्षा को लेकर के उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए गए? देखिए जिस तरीके से हम आपको बता देंगे, अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करें तो अयोध्या में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाती थी, लेकिन जब से राम मंदिर निर्माण होना है उसको लेकर के आज एक अहम बैठक की गई। जो डीआईजी रेंज से और कुछ अधिकारी यहाँ के एसएसपी, कप्तान, डीआईजी, अन्य जो है प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में बैठक की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि अयोध्या में हर जगह पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। चाहे आर्मी की बात कर ले, सीआरपीएफ, पीएससी बल, भारी पुलिस बल तैनात करने के लिए निर्देशित किया गया है। जी, जिस तरीके से जो परिसर है राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का जो परिसर है उसकी सुरक्षा के लिए तमाम बैठकें की जा रही हैं और ऐसे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी निजी कंपनी को यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा नहीं दिया जाएगा, सरकार के पास ही इसकी सुरक्षा का जिम्मा रहेगा। तो किस तरीके से अब वहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा रही है? सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ पर काफी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी, लेकिन अगर हम आज जिस तरीके से जो है खुदाई करनी थी नींव को लेकर के, आज जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी तेज बढ़ाई गई है और पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद किए गए हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ाई जा रही है, लेकिन राम मंदिर जो वहां पर बनवाया जाना है, राम मंदिर के लिए जो खुदाई भी वहां पर शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए फिलहाल किस तरीके से गतिविधियां देखने को मिल रही है? कितनी तेजी से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? देखिए जो राम मंदिर निर्माण के लिए काफी दूर दूर से मशीनें आ चुकी हैं और वहां पर आज जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा जी, वो अयोध्या पहुंचे और वहां राम जन्मभूमि परिसर का जो है जायजा लिया। जायजा लेकर के वहां के इंजीनियर से काफी बातचीत की गई। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 साल में राम मंदिर को पूरी तरीके से भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो अयोध्या में किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा को लेकर के भी तमाम बैठकों का दौर जो है वो जारी है और स्थायी सुरक्षा को लेकर के आज मंथन किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और वहां पर अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार ने बीजेपी को छोड़कर के कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है और ये तय माना जा रहा है कि ग्वालियर पूर्व क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी घोषित की जा सकती है। दूसरी तरफ भाजपा में पूर्व विधायक मुन्नीलाल गोयल को वहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है और इससे साफ है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में चेहरे वो ही रहेंगे, केवल उनके चुनाव चिन्ह बदल जाएंगे। मुन्नालाल गोयल इस बार कमल के निशान पर और सतीश सिकरवार पंजे के निशान पर चुनाव लड़ने के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। तो जो उपचुनाव अब सामने है, मध्य प्रदेश में कई सीटों पर अब उपचुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से सतीश सिकरवारा ने ये अपनी पार्टी जो है वो छोड़ दी है और वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
अब तेज हो चुकी है और मुन्ना लाल गोयल जो है वो जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद से आप जिस तरीके से सतीश सिकरवार जो है वो बीजेपी को छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और ऐसे में आप कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। भोपाल से ये खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार ने बीजेपी को छोड़कर के कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस कमेटी के प्रधान जो हैं कमलनाथ, उनकी अगुवाई में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जो है वो बढ़ने लगी हैं और जिस तरीके से खेमा बदली जो है उसका काम अब शुरू हो गया है, लगातार ये जारी है और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता सतीश भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हो गए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और मौजूदा सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय सिंह भी लगातार प्रदेश में रहकर योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिसके बाद प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कई महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। क्या प्रदर्शन करने आई थी, क्या हुआ आपके साथ? राशिद सिद्दीकी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, किस तरीके से इन महिला विंग की जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के उनको हिरासत में लिया गया, क्या अभी तक छोड़ दिया गया है? जी बिल्कुल हितेश, अगर हम बात करें महिला कार्यकर्ताओं की, तो जिस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उसके बाद से भारी पुलिस बल ने उनको रोकने का प्रयास किया और रोकने के बाद उन सभी को हिरासत में ले लिया। हालांकि सभी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस लाइन लाया पर सभी को जो है निजी मुचलके पे सबकी जमानत दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर महिला अपराध बढ़ा है, उसको लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन तमाम तरह के लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, और चाहे वो महिला सुरक्षा संगठन की बात हो, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सड़कों पर, कहीं ना कहीं सरकार को जो घेरने का जो इन लोगों का एक प्रयास है कि अपने शक्ति प्रदर्शन एक हिसाब से धरना प्रदर्शन करके उन्होंने महिला शक्ति का प्रदर्शन किया है। जिस तरह से महिला के ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती से सोचना चाहिए या उनके ऊपर दबाव बना रही कि अब महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने दी थी,
उसको पूरा करें। जी राशिद, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से, तो ये क्या कुछ इनका प्रदर्शन में रहा है? कहां पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और किस तरीके से ये अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे थे? आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो विंग कार्यकर्ता हैं, इन लोग आज सुबह से ही इन लोगों का एक धरना देने का वो था कि विंग से आवाज जाकर वहां पर अपना एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। तो लखनऊ के अंदर इन्होंने जो है अपना परिवर्तन चौराहे से होते हुए जो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि पुलिस पहले से मुस्तैद हो गई थी, लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ पर परिवर्तन चौराहे पर रोक लिया गया। वहाँ पर रोकने के बाद जिस तरह से महिला कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन हो रहा था, उसमें पुलिस ने लाठियां भी बरसाई और महिलाओं को जबरन गाड़ियों में है उसके अंदर खींच के बैठाया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो लखनऊ की, जो उत्तर प्रदेश की क्राइम व्यवस्था है उसको लेकर तमाम सवाल या निशान उठा चुके हैं। इस तरह में जो महिलाएं कार्यकर्ता है वो भी कहीं न कहीं महिला सुरक्षा को लेकर अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो चुनाव है वो भी नजदीक है और ऐसे में इस तरह की जो पार्टियों का प्रदर्शन है वो काफी तेज हो गया है। जी, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया गया है या फिर वास्तव में जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह किया गया है? देखिए, जिस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम घटनाओं की बात करें तो हत्या और महिलाओं से अपराध ये तो फिलहाल थमने का नाम नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं, वो कहीं न कहीं एक चुनावी मुद्दा जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव बेहद नजदीक है और इसको लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन, चाहे वो सांसद संजय सिंह हो और चाहे महिला विंग कार्यकर्ता हो, लगातार हर तरह के जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं टूट नहीं रहा है। क्योंकि अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घेरा जा रहा है सरकार को, जिस तरह से सरकार को याद दिलाया जा रहा है कि वो महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता में आए थे, अपराध को घटाने को लेकर सत्ता में आए थे, लेकिन वो अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरह की दरिंदगी हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन सभी चीजों को लेकर वो जिस तरह से जो है मैदान में उतरे हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसमें जो एक तरफ तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो राजनीतिक लाभ वो कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह से मिल जाए, इसको लेकर खासतौर पर देखा जा रहा है। अभी जिस तरह से लखीमपुर खीरी में सांसद 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी जिस तरह हत्या हो जाती है, वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम करते हैं। इस तरह तमाम तरह की जो घटना है, अब राजनीतिक पार्टियां इसको अलग अलग तरीके से लेने लगी हैं, अलग अलग तरीके से भुनाने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अब जनता का जो है एक साहस मिले, जनता का एक समर्थन मिले, क्योंकि हम उनके हितैषी बनकर जनता के सामने उभरना चाहते हैं। जी, जो ये आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने जो धरना प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था यहाँ? जो सांसद है संजय सिंह, इनके नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी की जो महिला विंग है, इनका एक नेतृत्व बनाया गया है। पल्लवी पाठक की है एक यहाँ पर जो मजबूत कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की मानी गई है, उनको लेकर सैकड़ों महिलाओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन इन्होंने किया। और लगातार इनका आगे भी यही प्रयास है कि हम इस तरह की जो भी महिलाओं के खिलाफ अन्याय होगा, हम उसके लिए लगातार सड़कों को उतरेंगे। और जाहिर सी बात है कई बार प्रयास किया गया, क्योंकि आज अगर लखनऊ के अंदर देखा जाए तो पहले आम आदमी पार्टी के 20 कार्यकर्ता धरने को उतरे, दूसरे सुमैया राणा जो सामाजिक कार्यकर्ता है महिला संगठन की, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन का उन्होंने दिया था। और हालांकि वहां पर उनके घर के बाहर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बैठा दी गई थी, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था, उन लोगों को नोटिस दे दी गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के जिस तरह के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद सटीक तरीके से जनता को आकर्षित करने के लिए लगातार इस तरह के प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको जो राजनीतिक फायदा है वो भी मिल सके और जनता का एक जो आश्वासन, जो जनता का जो एक दिल है वो जीत सके। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिद। तो जिस तरीके से लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है विपक्ष और आम आदमी पार्टी भी अपनी सक्रियता को अब बढ़ाती हुई, जिस तरीके से महिला विंग ने आज प्रदर्शन किया है और उसके बाद उनको हिरासत में भी लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो हालांकि उनको निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है, तो उससे साफ ये संकेत देखे जा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं अपना जो जनाधार है वो बढ़ाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग।
आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंदौली का वीर सपूत देश की सीमा पर शहीद हो गया, लेकिन शहीद के पार्थिव शव को सम्मान के साथ गांव नहीं पहुंचाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सैनिक कुलदीप मौर्य गांव पुरचेता दुबेपुर के निवासी थे और जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर पर तैनात कुलदीप GCO के पद पर तैनात थे। शहीद होने के बाद सम्मान सहित शव उनके पैतृक निवास पर भेजा जाना था, लेकिन शहीद जवान का शव एम्बुलेंस से भेजे जाने के बाद नाराज हो गए परिजन और परिजनों सहित ग्रामीणों ने धानापुर थाने के पास चौराहे पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शहीद कुलदीप की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है, तो उनका शव सम्मान के साथ भेजा जाना चाहिए था, लेकिन बिना किसी सम्मान और सैन्य अधिकारी की अनुपस्थिति में मात्र एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर जो है वो भेज दिया गया, जो जवान की शहादत का अपमान है। तो जिस तरीके से देखिए, जब हम लोगों को पता चला कि ये हमारे भैया की डेड बॉडी सिर्फ एम्बुलेंस से डिलीवर करेंगे घर पे, तो हमको ये समझ में आया कि इनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ और इनका राष्ट्रीय सम्मान में जो भी हक होता है वो पूरा साथ में मिलेगा सर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मुझे पता चला कि इनको सिर्फ एम्बुलेंस के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हमारी मांग है इनको पूरा राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनके माँ का, इनके बेटे का, इनकी विधवा पत्नी का जो भी हक होता है इनको दिलाया जाए। कुलदीप भाई जो शहीद हुए हैं वो सरहद की सेवा करते करते शहीद हुए हैं, और हम लोगों को जब सूचना मिली कि एक शहीद का शव एक सामान्य शव की तरह उसके घर को सुपुर्द किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। ये वही क्षेत्र है जहां आप सुबह अगर निकलेंगे तो नौजवान नंगे पैर 4 बजे दौड़ते मिलता है और उसका सपना ये होता है कि मुझे जवान बनना है, मुझे आर्मी का सिपाही बनना है। तो उन सबके सपनों पे एक कुठाराघात है। वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को नौकरी दी जाए। सरकार। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब के मोगा में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में DC दफ्तर के नीचे किसान जत्थेबंदियों ने पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान किया है और उनकी मांग है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों पर थोपे गए 3 बिल वापस नहीं लेती, पूरे पंजाब में किसान जत्थेबंदियां इसी तरह से धरने पर रहेंगी। और इस मौके पर किसान नेताओं ने तीनों अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया है और कहा है कि इसका सीधा फायदा बड़े घरानों को पहुंचेगा।
और उन्होंने ये भी कहा है कि किसान तो पहले ही डूबते जा रहे हैं और इनके आ जाने से अब किसानों को और भी ज़्यादा खुदकुशी करने पर किसान जो है वो मजबूर होगा, जिसको लेकर के किसान संघर्ष कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 14 ਆਪਣੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਜ਼ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੂਦ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। सूरज मित्तल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से धरना प्रदर्शन आगे जारी है या फिर वहां से किसानों को हटा दिया गया है? बिल्कुल हरकिंदर जी, जो धरना प्रदर्शन है किसानों का लगातार जारी है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। किसानों की वही मांग जो है बरकरार है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने यही कहना है कि 14 तारीख तक उनके ये धरने लगातार जारी रहेंगे, जेल भरो आंदोलन उनकी तरफ से जारी रहेगा। और आज भी उन्होंने यही कहा है कि 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है जो डीसी के सामने पेश होकर अपनी गिरफ्तारी देगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। ये किसान जत्थेबंदियों का संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। और बता दूं यहाँ पे ये जो सरकार, केंद्र सरकार जो 3 बिल लेकर आ रही है, इसको पेश किया जा रहा है। इन बिलों को लेकर आड़तियों में भी काफी रोष पाया जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा जो बड़े किसानों को पहुंचेगा। क्योंकि उन्होंने यही कहा है जिसके पास पैन नंबर होगा वो मंडी के बाहर से भी जो माल की खरीद कर सकता है, फसलों को खरीद कर सकता है। और जो मंडी में आकर फसल बिकेगी उसका ही जो सरकारी जो रेट लगेगा वो सरकार की तरफ से ही उसे परचेज किया जाएगा। लेकिन जो बाहर होगा वो जो है लोग दूसरे प्राइवेट घराने उसको खरीद कर सकेंगे, जिसका ये सभी किसान जत्थेबंदियां, आड़ती वर्ग, पूरा पंजाब इसका जो है विरोध कर रहा है। और किसान भी अब किसी जी सूरज, जिस तरीके से लगातार किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को वो उठा रहे हैं, जिस तरीके से जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनका विरोध लगातार जारी है। तो ऐसे में क्या इन किसानों की कोई सुध लेने वाला वहां पर पहुंचा है? इनको किसी ने कोई आश्वासन अभी तक दिया है? नहीं, अभी तक इनको कोई भी राजनीतिक नेता या कोई भी पॉलिटिक्स कोई भी इनके पास नहीं पहुंचा, इनकी सुध बुध नहीं ली है। फिलहाल ये जो किसान है डीसी दफ्तर के बाहर जो है अपना धरना लगाकर बैठे हुए हैं। 24 घंटे जो लगातार इनका धरना चल रहा है और इसी तरह इनका 14 तारीख तक धरना चलता रहेगा। और पूरे पंजाब में इनका संघर्ष जारी है। और आगे देखने वाली बात होगी, इनका संघर्ष और भी कहते हैं तीखा हो सकता है जब तक ये विरोध जो बिल लेकर आए हैं उसको केंद्र सरकार खत्म नहीं करती। जी, इसके अलावा क्या किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से इनको समर्थन दिया गया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ किसान जत्थेबंदियां, कोई अलग अलग जो जत्थेबंदियां इनके संपर्क में आ रही हैं। आज भी 3 जत्थेबंदियां और इनसे आकर जुड़ी हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। और 11 मेंबरी एक कमेटी बनाई गई है जो डीसी साहब के पेश भी हुई थी, जो अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन इनका यही कहना है कि हमें या तो ये बिल है जो सरकार खत्म करें,
हमारा जो ये रोष प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। जी, करीब कितनी संख्या वहां पर किसानों की होगी जो धरने पर बैठे हैं? सुबह से जो हम देखने में आया है, यहाँ पे किसानों की गिनती भी 500 से अधिक रहती है, लेकिन दोपहर के वक्त कुछ कम हो जाती है, लेकिन रात को फिर देखने में रात को भी गिनती ज्यादा हो जाती है। तो काफी किसान जो हैं अपने गाँवों से घरों से वापस सेक्रेटेरिएट में आ जाते हैं, वहीं पर अपना डेरा लगा देते हैं। तो राशन पानी भी जो उनका है वहीं पे होता है, सारा कुछ खान पीन वहीं पे होता है, इसलिए किसान वहीं पे रहते हैं, कुछ जरूरी काम निपटा कर अपना फिर वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन मांग इनकी वही अपनी बरकरार है, मांग अपनी पूरी करवाने के लिए अड़े हुए हैं। क्या इनको यहाँ पर धरना लगाने की अनुमति दी गई है, या फिर जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं ना ही तो इनके चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों के चेहरे पर ना ही तो मास्क है, ना ही वहां पर सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या इनको कोई समझाने के लिए भी वहां पर नहीं पहुंचा? सही बात है आपने जो ये कही है, ना तो इनके मास्क नजर आ रहा है, ना कोई 2 गज की दूरी यहाँ पे नजर आ रही है। हमने भी इनसे यही सवाल किया था, उनका पलटवार यही जवाब रहा कि सरकार जो ड्रामे कर रही है, कोरोना का एक बहाना लगा रही है। अगर उनको लगता है कोरोना है कि ज्यादा भीड़ होगी, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, तो उनकी जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी कर दी जाए कि कोरोना से तो कोई मरेगा कि नहीं मरेगा, लेकिन अगर ये बिल आ जाता है तो सारा किसान वर्ग मर जाएगा, खुदकुशियां बढ़ जाएंगी। इसलिए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि अपनी जो बात मनवा कर रहेंगे, जो कोरोना का उनसे सवाल पूछा गया भी कोरोना चल रहा है उसके लिए आप दूरी बना के रखो, मास्क भी नहीं पहना, नियमों की धज्जियां उठती साफ दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में उन्होंने सरकार पर ही पलटवार करते हुए कहा है कि हम जो है अपनी 2 गज की दूरी तो बनाकर रखें, लेकिन सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, मजबूरन उन्हें कट करके ये रोष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो जो किसान जत्थेबंदियां लामबंद हुई है वो केंद्र सरकार के खिलाफ हुई हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार की तरफ से भी इनको कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है, या फिर कोई भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया अभी तक? बिल्कुल, राज्य सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा इनको मुहैया नहीं करवाई जा रही। राज्य सरकार को भी ये कोसते नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है राज्य सरकार इस मसले में हस्तक्षेप करे ताकि उनकी आवाज केंद्र तक पहुंचाए और इस मसले का हल करवाए। इस बिल के पास हो जाने से बड़े जो किसान है सबका काफी नुकसान होगा, इसका सीधा फायदा बड़े घरानों को पहुंचेगा। अब ये बिल जो सरकार लेकर आ रही है इसका फायदा तो उनको पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो आने वाला समय ही बता सकता है, लेकिन जत्थेबंदियां जो है, किसान जत्थेबंदियां हो गई या आड़ती वर्ग हो गया, इसके लिए संघर्ष लगातार करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आड़ती वर्ग की तरफ से भी हड़ताल की गई थी इसी अपनी बिल को रद्द करवाने के लिए, क्योंकि उनके साथ भी कई जत्थेबंदियां संपर्क में है। उनका भी यही कहना है, आड़ती वर्ग के प्रधान से भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि अगर सरकार द्वारा ये बिल जो रद्द नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में वो भी किसान बंदियों के साथ सड़कों पर उतर सकते हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूरज। तो जिस तरीके से लगातार जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, जो 3 अध्यादेश कृषि से संबंधित केंद्र सरकार ने पारित किए हैं उनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, उनको वापस लेने के लिए लगातार कहा जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से डरा देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर राजपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत धंधापुर से लगे हुए छिंदिया डांड मार्ग में वहां पर महानदी पर बना हुआ पुल टूटा हुआ है। और ये पुल जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि 5 साल पहले ये पुल टूट गया था, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से दोबारा अभी तक ये पुल नहीं बनवाया गया है और ग्रामीणों को पुरानी नाव दी गई है। लोग अब अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ स्थानीय लोग कर रहे हैं। और ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों से जब इस बारे में बात की जाती है तो नाव की भी मरम्मत कराने के लिए वो आश्वासन देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि नावों का जो मरम्मत है उनको ग्रामीणों को नावों की मरम्मत करवा करके दे दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहाँ पुल टूटने के कारण भी आवागमन करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धंधापुर पंचायत दूर भागों में बटा है, कुछ नदी से उस पार है, कुछ नदी से इस पार। अभी बरसात के मौसम में अगर राशन पानी लेना हो तो इधर से इस पार से उस पार ले जाने में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमते भी हैं हम लोग तो कम से कम 25-30 किलोमीटर की
घूमना पड़ेगा बगल से, क्योंकि यहाँ पर सामने आने जाने में भाई नाव में आदमी अपने जान को जोखिम में लेकर के ही पार हो रहा है। बहुत बड़ी इसको भाई हम समस्या मानते हैं, क्योंकि पुल अभी कम से कम टूटे हुए 5-7 साल से कम नहीं हो रहा है। तो हम लोग भाई शासन प्रशासन से भाई मांग ही कर रहे हैं। बहुत समस्या है, बड़ बीमार तो होते हैं तो दिन में नाव चलता है, उस समय पर तो पार हो जाते हैं कोई तरह से, कम नदी रहता है तो। और नदी जब कम माने बाढ़ ज़्यादा रहता है तो उस समय पर कोई अलाउ नहीं, सब हर तरह से कोई बीमार अगर पड़ गया तो हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं लोधीडांड में। कोई विकास नहीं, रोड भी नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है, नदी का पानी हीढ़ा पी पी के भी पार हो रहा है। उनको आने पर हम लोग के बहुत दिक्कत होता है, मतलब जब वो लोग घुमा फिरा के कोई तरह से इसके बांटते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग के कोई उपाय नहीं। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी है, सारा चीज़ हम लोग को इसी पर आना जाना हम लोग का है। कभी इमरजेंसी में हो गया तो हम लोग का कोई साधन आने का नहीं। नदी है, नदी के पानी में हम लोग डाक नहीं पाते हैं, यही इमरजेंसी हम लोग का है। और हम लोग का सोसाइटी इसी पार है, पंचायत इसी पार है, हम लोग को आने बिना हम लोग को गुजर नहीं होता है, आना ही बहुत ज़रूरी होता है। बीमार पड़ जाते हैं तो उस पर डॉक्टर है ना, एम्बुलेंस से आता है, हम लोग को यही बहुत बड़ा परेशानी आता है। इस तरीके से आपने सुना जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर वो किस तरीके से परेशान हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को वो मजबूर हैं क्योंकि उनका काम इस तरीके से नहीं चलता। राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राकेश, क्या कुछ जानकारी है कि जिस तरीके से इस खबर के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि 5 साल से ये पुल टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पुल का दोबारा से निर्माण क्यों नहीं करवाया गया? तो ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम छिंदिया डाड़ का है जी, जहां 5 वर्ष पूर्व महानदी पर बना पुल टूट गया था। तब से आज तक विशेष तौर पर बरसात के दिनों में लोगों की आवाजाही का एकमात्र साधन लकड़ी का नाव है जी। वह भी देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिर भी मजबूरन यहाँ के ग्रामीण इसी नाव से नदी पार करने को मजबूर है। नदी के उस पार लगभग 500 से 600 की आबादी निवास करता है और वह सभी रोजमर्रा की चीजें या मेडिकल सेवा लेने के लिए नदी के इस पार रोजाना जान जोखिम में डालकर आना पड़ता है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से ये नदी का जो पुल है वो 5 साल पहले टूट गया था, लेकिन अभी तक ये पुल नहीं बनवाया गया है और वहाँ पर आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक नाव है उनके पास जो क्षतिग्रस्त है, जिस तरीके से उसकी भी देखरेख नहीं की गई है और अब बारिश का जब समय आया तो इस नाव की जरूरत पड़ी लोगों को और इसका सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोग एक पार से दूसरी पार जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के करनाल में अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएम सिटी के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल ने एक मरीज की मौत के बाद उसे कोरोना नेगेटिव बता दिया और परिजनों को सौंप दिया, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले शमशान घाट पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव था और वहां से मृतक के शव को उठा करके दूसरी जगह पर ले जाया गया जहां पर बाकी कोरोना महामारी से संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहां पर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया और सरकार जिस तरीके से दरअसल 84 साल का एक बुजुर्ग जो कि कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में वहां पर भर्ती करवाया गया था हार्ट अटैक के चलते, और जहां पर आज सुबह ही उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन उससे पहले उनका कोविड टेस्ट करवाया गया था जिसकी रिपोर्ट कुछ देर बाद आनी थी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मेडिकल स्टाफ ने रिपोर्ट को नेगेटिव बता करके शव को परिजनों को सौंप दिया था। भावना मैडम ने जो है ना हमारे को बहुत परेशान किया। वहाँ हम बार बार से जाते थे पूछने के लिए तो भावना मैडम जो है ना हमारे को बार बार से खाने को पड़ती थी और कहती थी अभी आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बावजूद जब वो कहने लगी फिर हम जो है ना तुम्हारा सैंपल जो है ना जाँच का जो है ना सैंपल गुम हो गया, हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ढूंढ ढांड के फिर पता नहीं कौन सा सैंपल किसका लगाया, किसको क्या किया। उन्होंने जो है ना हमारे को सैंपल बाद में जो है ना जब बॉडी शाम को उन्होंने 4:30 बजे दी तब हमारे को जो है ना वो मैडम जो है ना नेगेटिव कहने लगी, ये बॉडी नेगेटिव है आपकी। कहती है जी पहले जाके डॉक्टर कुणाल से संस्कार करने आ गए थे। संस्कार करने के लिए हमने सारा कुछ यहाँ वो कर लिया था, एम्बुलेंस की है, वहाँ से उन्हीं की एम्बुलेंस में हम लेके आए हैं और उनसे जब गेट जो
आदमी वहाँ वो लिख रहा था FI, वो जो पर्चा मर्चरी का जो इंचार्ज लिख रहा था, उससे हमने पूछा भी ये बॉडी पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसने बताया हमारे को भी नेगेटिव नहीं। पीछे तो काफ़ी देर के बाद पुलिस जो है ना, पुलिस की टीम था जो हमारे कंट्रोल रूम से टेलीफोन आया, पीछे से BT आई और अभी आपके सामने गाड़ी आई है कल्पना चावला से, डेड बॉडी रखवा दी है भाई, वो पॉजिटिव है, जिसका संस्कार ITI चौक जो हमारा बनाया हुआ है कोरोना का, वहाँ लेके डेड बॉडी। ये नेगेटिव है, डॉक्टरों ने ही बताया मेरे आगे से, किसी तो कोई रसीद है भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई रसीद नहीं दी इनको। हमने इनसे पूछा भाई आपके पास कोई रसीद है नेगेटिव पॉजिटिव का, कोई तुम्हारे को दिया हो? भाई हमारे पास कोई नहीं, हमारे को सिर्फ ये कहा गया डेड बॉडी देते टाइम भी उन्होंने ये कहा भाई 2 घंटे में देंगे, 1 घंटे में देंगे, ऐसे करते करते इनको आज शाम कर दी है डेड बॉडी। बॉडी लेके गए हैं, बॉडी यहाँ से रखवाई है, बॉडी ITI लिबर्टी चौक पे गई है। अमित भटनागर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है जिनकी ये लापरवाही देखने को मिली है, क्या उन पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है करनाल जिले का है। सबसे पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति है, तकरीबन 82 साल उनकी उम्र थी, उनकी जो रिपोर्ट है नेगेटिव बताई। उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये वो दोबारा से जानकारी दी गई कि अभी वो जो व्यक्ति हैं पॉजिटिव हैं, जिनको के सारा संस्कार का कार्य पूरा कर लिया गया था। और जब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो उनमें हड़कंप मच गए और उनको लेने के लिए वहां पर पहुंच गई। जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ अभी तक कोई जवाब, कोई सफाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इस मामले में जो है हॉस्पिटल प्रशासन कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। हमने जानने की भी कोशिश करी थी। जी अमित, तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से CM सिटी का ये पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से लापरवाही, बड़ी लापरवाही यहां पर कहेंगे कि देखने को मिली है। एक कोरोना पॉजिटिव शव को कोरोना नेगेटिव बताकर के परिजनों को सौंप दिया गया था। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कुछ दिन महीने में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। 7 सितंबर को भी लॉकडाउन का दिन था, लेकिन तब क्या हो जब दीदी की मंशा पर पानी उन्हीं के मंत्री फेर दें, और जो मंत्री पलीता लगा रहे हैं वो खुद कानून मंत्री हैं। आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट जिसमें लॉकडाउन के दिन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, और किसी और ने नहीं बल्कि कानून मंत्री ने ही नियमों की धज्जियां उड़ाई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में राज्य के कानून मंत्री ने ही कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल ममता सरकार ने महीने की कई तारीखें निर्धारित की हैं जिन दिनों में पूरी तरह से प्रदेश में लॉकडाउन किया जाना है। इन्हीं में से 7 सितंबर भी एक थी, और आगे 11 और 12 सितंबर को भी पूरी तरह से लॉकडाउन का आह्वान सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने ही लॉकडाउन का पालन नहीं किया। रेलपार हाजीनगर में हाजी कदम रसूल स्कूल के नजदीक 250 परिवारों को राशन किट दी गई। एक विशाल कार्यक्रम किया गया जिसमें मंत्री मलय घटक ने सभी को बारी बारी से राशन किट दी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दिन कार्यक्रम में करीब 1000 लोग जुटे, जहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया, और इसके अलावा कई लोगों के चेहरों पर तो मास्क तक भी नहीं दिखाई दिए। इस मामले पर कानून मंत्री अब विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। प्रतिक्रिया नहीं, बहुत दुख की बात है एवं पश्चिम बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात कि यदि कानून का रक्षक कानून का भक्षक बन जाए तो इससे दुख और दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकता। आज लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन केंद्र सरकार द्वारा नहीं, पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा ही घोषित है। और पश्चिम बंगाल के मंत्री यदि कानून तोड़ते हैं और लॉकडाउन में तिरपाल वितरण करते हैं और 500 लोग को जमायत करते हैं इस कोरोना के समय में, तो ये बहुत दुख की बात है कि लॉकडाउन में कम से कम लॉकडाउन में ये नहीं होनी चाहिए थी। और मंत्री जी को कम से कम इस विषय पर विचार करना चाहिए। और भविष्य में मुझे कहना पड़ रहा है कि भविष्य में जैसे ऐसी गलती न हो मंत्री जी से कि जो कानून के रखवाला है लेकिन कानून खुद। इतना ही नहीं, पार्टी के नेता भी इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं क्षेत्रीय नगर निगम के पार्षद हाजी नसीम ने क्या कहा है। देखिए, हमारे वार्ड में किए 25 नंबर वार्ड में बहुत से लोग कह रहे हैं लॉकडाउन का तो पूरा पालन हम लोग किया,
पूरे लोग यहाँ पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री जो है हमारे सुप्रीम हैं, उनका बात है, तो उनका बात तो काटने की हम लोगों का हिम्मत नहीं है कि मैं उनका बात काटूं। लेकिन बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री साहब ने किया, तो ये मंत्री हमारे कानून मंत्री हैं, वो कुछ जानते होंगे इसलिए उन्होंने किया होगा। आज 500 से 1000 लोगों को वहाँ पे भीड़ मजमा इकट्ठा हुआ BC राय रोड में। हम तो अवाक हैं इस बात से कि भाई ऐसा क्यों, और बार बार ये जो जितने हो रहे हैं मीटिंग हो ये हो डिस्ट्रीब्यूट हो सामान, सिर्फ इस तरफ ही हमारे चेलीनिगाल में नहीं होता है, अपर चेलीनिगाल में नहीं होता है, अफगार गार्डन में नहीं होता है, उस तरफ ना ऑफिस है इतना जितना यहाँ पे ऑफिस है, ना ये मीटिंग की बात हो रही है, मिছিল की बात हो रही है, ये सब हम वहाँ पे तो अब उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। हमको तो लगता है इससे अच्छा असर आवाम पे नहीं पड़ रहा। हम आवाम को समझाते हैं कि भाई लॉकडाउन में घर में रहिए, लॉकडाउन में रहने के लिए पुलिस भी हमारी महकमा भी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ऐसा हो मीटिंग इतना बड़ा हो हमारे मंत्री करे तो हम कैसे। पश्चिम बंगाल के लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया, लेकिन जब राज्य के कानून मंत्री इस नियम को तोड़ते हुए दिखाई पड़े तो इस कार्यक्रम की अब राजनीतिक गलियारों में आलोचना भी हो रही है। खुलेआम अपनी ही सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाना कितना सही, ये अब हर कोई पूछ रहा है। आसनसोल से शांतनु बनर्जी की रिपोर्ट, ANB न्यूज। बिहार के औरंगाबाद में एक ब्लास्ट से हर कोई सदमे में है। ग्रामीण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बम ब्लास्ट की घटना मंगलवार की सुबह सामने आई, जिसमें मां बेटे के घायल होने की भी खबर है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि यहां पर बम किसने रखा और क्यों वहां पर बम रखा गया, इस बात की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन बम ब्लास्ट का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार के औरंगाबाद जिले से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल एक बम विस्फोट की घटना सामने आई है, जिससे इलाके के लोगों में भय का माहौल है। इस हादसे में महिला समेत 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। बम ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना जिले के ओबरा इलाके के भलूब गांव की है, जहां मंगलवार की सुबह बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट में मां और बेटे घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। इधर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। 7 बजे के अंदर में हुआ है। देखे गोईठा पसारने गए तो वो देखें कि क्या चीज़ है, तो वहाँ से उठा करके लेके घर गए। घर बाबू के बोला कि बाबू रे देखने कौन चीज़ तो है, तो वो खोल के देखा और डिब्बा में बंद करके डिब्बा में था। डिब्बा ऐसे जैसे खोला वैसे ही उड़ गया, जैसे उड़ा बस वो छोड़ दिया। इसी में दोनों को घायल हो गया सर। लीक पता नहीं था कि क्या रखा है, ये पता नहीं है सर, ये पता नहीं। हम लोग गांव से दूर था, थोड़ा आवाज़ आया मैंने बहुत दूर से, तो हम कहें कि लड़कन कोई बगल में पड़ाका छोड़ा, मगर ये आवाज़ 2 बार आई। जब वहाँ से उठ के गए तो हम सोचे कि कोई लड़कन थोड़ा होगा। बस उसी अब मैंने 5 मिनट के बाद मेरा माँ उधर से आया और बोला कि सुधीर बाबू के ऐसा ऐसा घटना घट गया, से हाथ गोड़ फट गया, जाओ देख लो। तो वहाँ गए तो माँ के पूरा पैर कट गया है, इसको दाहिना हाथ कट गया है और बायां लगता है कि उसमें भी डैमेज हो गया है, ऐसा। और ये पता नहीं है कि कौन रखा नहीं रखा इसको। गांव के लोगों ने ये बताया है कि सीता कुंवर नाम की महिला घर के बाहर रखे गए गोईठे के ढेर से जलावन लाने के लिए गई थी। गोईठे के ढेर में रखी कोई गोल सी चीज उसे नजर आई, जिसे महिला ने उठा लिया और अपने बेटे संतोष को उसे देखने के लिए दिया। देखने के लिए जैसे ही संतोष ने बॉक्स को खोला, उसमें रखा हुआ बम ब्लास्ट हो गया। बम ब्लास्ट की इस घटना में मां और बेटा बुरी तरह से घायल हो गए। महिला सीता कुंवर और उसका बेटा संतोष कुमार दोनों बुरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज दाऊद नगर के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। बायां लगता है कि उसमें भी डैमेज हो गया है,
ऐसा ऐसा। और ये पता नहीं है कि कौन रखा नहीं रखा इसको। घर से कितना दूर था रखा? घर से मैं 10 डेंग आगे समझिए, गोईठा में जी गोईठा से गनौरा देने था रखा हुआ। यहाँ पर नरकट्टी उठी था, वो छुपाया हुआ था, वो बांधा हुआ था। ये इनको तो अनज्ञानी है, वो उनको पता नहीं चला और उठा के लेके चले, इसी में खोला और लाए थे जी उसी को माल आए थे। गोईठा लाने गए सर, गोईठा लाने गए उसको देखे डिब्बा कहाँ है घर। जी सर। पुलिस गई थी क्या? जी पुलिस गई थी? जी पुलिस तो गए थे। ये दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन किसने वहां पर बम रखा इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी छानबीन के लिए पहुंची। एसडीपीओ राजकुमार तिवारी ने घटना की पुष्टि की है और बताया है कि पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल फिलहाल पुलिस के सामने कि ये बम वहां पर किसने रखा और बम रखने वाले की मंशा क्या थी। बिहार के औरंगाबाद से एएनबी न्यूज की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।